नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो लास्ट क्लास में हमने क्या जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में इंपॉर्टेंट माउंटेन्स और लेक्स वगैरह के बारे में डिस्कस किया था। आज बात करते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो महत्वपूर्ण नदियां हैं उन नदियों के बारे में। तो एक नदी है कांगो नदी, ये आप देख सकते हैं कांगो बेसिन। इसके बारे में पहले डिस्कस करना शुरू करते हैं। कांगो बेसिन जो है तो ये कांगो नदी का अपवाह क्षेत्र है। किसका अपवाह क्षेत्र है? तो ये है कांगो नदी का अपवाह क्षेत्र है। ठीक है, पहले कांगो नदी के बारे में समझते हैं। तो कांगो नदी अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कांगो नदी अथवा इसको जायरे नदी भी कहा जाता है। कांगो नदी अथवा इसे जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है। और ये नदी क्या है? तो हम कह सकते हैं ये अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली को अभी डिस्कस करेंगे कौन सी है पहली। इस नदी का उद्गम मितुम्बा पर्वत है। तो मितुम्बा पर्वत मितुम्बा पर्वत से होता है और मितुम्बा पर्वत से उद्गम होने के पश्चात ये नदी जो है तो कहां पर? अटलांटिक महासागर में इसका मुहाना है। तो मितुम्बा पर्वत से उद्गम है और मितुम्बा पर्वत से निकलने के पश्चात अटलांटिक महासागर में जाकर ये नदी गिर जाती है। ठीक है, इस नदी के दाएं तट पर कांगो देश की राजधानी है ब्राज़ाविले। आप एटलस उठाइएगा और देखिएगा वहां पर क्या नाम है। तो ब्राज़ाविले है, इस नदी के तट पर है एक राजधानी, इसका नाम है ब्राज़ाविले, जो कि कांगो की राजधानी है, इस नदी के दाएं तट पर है। और कांगो अथवा जायरे नदी के बाएं तट पर डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कांगो की राजधानी किनशासा अवस्थित है। तो इसके बाएं तट पर कौन सी राजधानी है? तो इसके बाएं तट पर है किनशासा। ये है कांगो की राजधानी और ये है डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कांगो की, डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कांगो की राजधानी है। अगर हम बात करें कांगो नदी की, तो कांगो नदी एक ऐसी नदी है जो कि विषुवत रेखा को अपने अपवाह मार्ग में विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। विषुवत रेखा होकर के यहां से गुजरती है और ये नदी क्या कर रही है? अपने अपवाह मार्ग में विषुवत रेखा को दो बार काटती है, इसलिए हमारे लिए यह नदी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक नदी है कसाई नदी, जो कि इस कांगो नदी की सहायक नदी है और इस कांगो नदी की सहायक नदी का नाम है कसाई नदी। कसाई नदी है जो कांगो नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। और कसाई नदी बेसिन विश्व स्तर पर डायमंड के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। तो कसाई नदी का जो बेसिन क्षेत्र है, कसाई नदी बेसिन, कसाई नदी बेसिन का क्षेत्र
विश्व स्तर पर डायमंड के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। विश्व स्तर पर यहां पर डायमंड के भंडार पाए जाते हैं। जो कांगो नदी बेसिन का क्षेत्र है, कांगो नदी बेसिन का क्षेत्र, कांगो नदी बेसिन के क्षेत्र में, इस नदी घाटी के विषुवत-रेखीय क्षेत्र के आसपास पिग्मी समुदाय के लोग पाए जाते हैं। कौन लोग पाए जाते हैं? तो इस नदी घाटी, नदी बेसिन के आसपास, कहां पर? तो कांगो नदी बेसिन के आसपास पिग्मी समुदाय, पिग्मी समुदाय के लोग पाए जाते हैं। और पिग्मी समुदाय कैसे लोग हैं? इस क्षेत्र में पिग्मी समुदाय के लोग पाए जाते हैं। और पिग्मी समुदाय विश्व में सबसे छोटे कद के लोग हैं। तो यहां पर पिग्मी समुदाय के लोग हैं और ये छोटे कद के हैं, विश्व में सबसे छोटे कद के लोग हैं। पिग्मी समुदाय की जनसंख्या पाई जाती है। तो कांगो नदी, कांगो नदी के बारे में क्या ध्यान रखना है कि कांगो नदी का उद्गम मितुम्बा पर्वत से होता है, जबकि इसका जो निष्कासन है कहां पर है? तो अटलांटिक महासागर में होता है। कांगो नदी बेसिन किस लिए महत्वपूर्ण है? तो कांगो की एक सहायक नदी है, कांगो अथवा जायरे की सहायक नदी है। इस सहायक नदी का नाम है क्या? कसाई नदी। और कसाई नदी बेसिन क्या है? तो कसाई नदी बेसिन के बारे में ध्यान रखना है। कसाई नदी बेसिन क्षेत्र विश्व स्तर पर डायमंड के भंडार के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, इसलिए महत्वपूर्ण है हमारे लिए। अब दूसरी नदी है नाइजर नदी। तो आप लोग थोड़ा सा पहुंचिए गिनी उच्च भूमि पे। तो ये है गिनी उच्च भूमि का क्षेत्र, ये है नाइजर नदी। गिनी उच्च भूमि के क्षेत्र से निकलती है और कहां पर? तो गिनी की खाड़ी में आकर ये नदी गिर जाती है। इसे कहते हैं कौन सी नदी? नाइजर नदी। थोड़ा सा नाइजर नदी के बारे में भी समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। अफ्रीका की दूसरी महत्वपूर्ण नदी है नाइजर नदी। नाइजर नदी का उद्गम कहां से है? तो नाइजर नदी का उद्गम होता है गिनी उच्च भूमि से, गिनी हाईलैंड से निकलती है। इसके बाद ये नदी माली में मैकिना दलदल से होते हुए आकर के कहां पर? तो गिनी की खाड़ी में मिलती है। गिनी की खाड़ी में यह नदी आकर के मिल जाती है। अपने अपवाह मार्ग में यह नदी 0 डिग्री देशांतर रेखा, किसे? 0 डिग्री देशांतर अथवा प्रधान याम्योत्तर रेखा को काटती है। अपने अपवाह मार्ग में 0 डिग्री देशांतर रेखा अथवा प्रधान याम्योत्तर रेखा को काटती है। उद्गम होने के पश्चात जब यह नदी अपवाहित होती है तो इस नदी के अपवाह मार्ग के समीप माली की राजधानी बामको अवस्थित है। अब देखिएगा कि यहां पर क्या है? बामको है। तो माली की राजधानी बामको अवस्थित है, जबकि एक अंतःस्थलीय डेल्टा का निर्माण करती है अपने अपवाह क्षेत्र में, जिसे कहते हैं मैकिना स्वैम्पलैंड अथवा मैकिना दलदल। तो ये अपने अपवाह मार्ग में क्या करती है? एक प्रकार के अंतःस्थलीय डेल्टा का निर्माण करती है, इनलैंड डेल्टा, अंतःस्थलीय डेल्टा बनाती है। और इस अंतःस्थलीय डेल्टा को कहते हैं मैकिना दलदल। तो अपने अपवाह मार्ग में ये इस नदी के द्वारा मैकिना दलदल का निर्माण किया जाता है। अटलांटिक महासागर में गिनी की खाड़ी में आकर के इस नदी का निकास होता है। गिनी की खाड़ी
का क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है अफ्रीका महाद्वीप में, ध्यान रखिएगा। गिनी की खाड़ी अफ्रीका में खनिज तेल के भंडार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो गिनी की खाड़ी किस लिए महत्वपूर्ण है? क्योंकि गिनी की खाड़ी अफ्रीका में खनिज तेल भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है। इस नदी के तट पर नाइजीरिया का एक बंदरगाह है और इस बंदरगाह का नाम है हारकोट बंदरगाह है। ठीक है। हारकोट बंदरगाह, ये हारकोट बंदरगाह कहां पर है? तो ध्यान रहे, हारकोट बंदरगाह है नाइजीरिया का बंदरगाह है। ठीक है। पाम ऑयल, नाइजीरिया जो है, तो नाइजीरिया पाम ऑयल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है। तो नाइजीरिया के बारे में जो ध्यान रखने वाली बात है कि नाइजीरिया में पाम ऑयल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, इसलिए इसे तेल ताड़ की संज्ञा भी दी जाती है नाइजीरिया को। तो नाइजीरिया में क्या है? नाइजीरिया में पाम ऑयल का उत्पादन होता है, इसलिए इसे तेल ताड़ का नाम दिया गया है, तेल ताड़ भी कहते हैं। ये जो नाइजर नदी है, नाइजर नदी क्या करती है कि पाम ऑयल के लिए एक व्यापारिक मार्ग उपलब्ध कराने का काम करती है। व्यापारिक मार्ग कैसे उपलब्ध कराती है? तो व्यापारिक मार्ग इस नदी के माध्यम से पाम ऑयल का क्या किया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है और साथ ही साथ हारकोट बंदरगाह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसका निर्यात किया जाता है। इसी वजह से नाइजर नदी को पाम नदी के नाम से भी जाना जाता है, यह भी ध्यान रखना है, क्योंकि पाम ऑयल के लिए ये क्या करती है? पाम ऑयल के ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए मार्ग प्रदान करने का कार्य करती है, इसलिए इसे पाम ऑयल नदी भी कहते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? पाम ऑयल नदी, इसे पाम ऑयल नदी भी कहते हैं, रिवर भी कहते हैं, पाम ऑयल रिवर भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना दो तीन बातें, कौन कौन सी? हारकोट बंदरगाह के बारे में ध्यान रखना है। हारकोट बंदरगाह विश्व स्तर पर पाम ऑयल के निर्यात की दृष्टि से एक अत्यंत महत्वपूर्ण बंदरगाह है। नाइजीरिया में क्या है? तो पाम ऑयल का सर्वाधिक उत्पादन होता है, इसलिए इसे कहा जाता है, तेल ताड़ की संज्ञा दी जाती है। और पाम ऑयल रिवर है हमारी कौन सी? नाइजर नदी, क्योंकि नाइजर नदी मार्ग प्रदान करती है। एक बात और ध्यान रखनी है, चूंकि यह नदी क्या कर रही है? तो यह नदी अपने अपवाह मार्ग में 0 डिग्री देशांतर रेखा को एक बार काटती है। ठीक है, तो यह बात इंपॉर्टेंट थी नाइजर नदी के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, तो एक नदी है बोल्टा नदी, यह हो गई आपकी नाइजर नदी, देख सकते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा को काटती है अपने अपवाह मार्ग में। अब नेक्स्ट जो रिवर है, हेडिंग लगाना है आपको, वोल्टा नदी। तो 3 नदियां हैं, एक बुर्किना फासो में 3 नदियों का उद्गम होता है, और एक नदी है श्वेत बोल्टा, एक नदी का नाम है लाल बोल्टा, और एक नदी है उसका नाम है काली बोल्टा। ठीक है, ये तीनों नदियां, बात कर रहे हैं कौन सी नदी? बोल्टा नदी। तो बुर्किना फासो में श्वेत बोल्टा, लाल बोल्टा और काली बोल्टा, छोटी छोटी नदियां हैं, ये निकलती हैं और घाना में आकर के ये आपस में मिल जाती हैं। आपस में मिलने के पश्चात जो इनकी सम्मिलित धारा है, इस सम्मिलित धारा को वोल्टा नदी के नाम से जाना जाता है। अब ये वोल्टा नदी अपवाह
वोल्टा नदी आगे अपने अपवाह मार्ग में बहते हुए कहां जाती है? तो ये नदी भी अपवाह मार्ग में बहते हुए अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है। तो ये जाती है कहां पर? अटलांटिक महासागर में। ठीक है। इस नदी के अपवाह मार्ग पर एक बांध बनाया गया है। इस बांध का नाम है अकासोम्बो बांध। तो इसके अपवाह मार्ग पर एक बांध बनाया गया है। इस बांध का नाम है क्या? अकासोम्बो बांध। इस अकासोम्बो बांध के द्वारा एक प्राकृतिक रूप से जलाशय बना और इस जलाशय को कहा जाता है क्या? तो इस जलाशय को कहते हैं वोल्टा झील। तो ये जो जलाशय है ये है क्या? वोल्टा झील। ठीक है। तो अकासोम्बो बांध का जो जलाशय है, अकासोम्बो बांध के जलाशय को ही वोल्टा झील के रूप में जाना जाता है। यह अफ्रीका की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, वोल्टा झील। तो इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है? कि ये अफ्रीका की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो अफ्रीका की ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अब वोल्टा नदी का जो बेसिन का एरिया है, वोल्टा नदी बेसिन का जो क्षेत्र है, इस वोल्टा नदी बेसिन के क्षेत्र में कोको का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। तो कोको उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो वोल्टा नदी बेसिन क्षेत्र, वोल्टा नदी का जो बेसिन है, इस वोल्टा नदी के बेसिन में क्या किया जाता है? तो यहां कोको का उत्पादन किया जाता है। कोको उत्पादन के लिए यह क्षेत्र विश्व प्रसिद्ध है। 3 स्थान हैं। एक का नाम है कुमासी, एक है आक्रा और एक का नाम है सेकोंदी टाकोरेंदी। सेकोंदी टाकोरेंदी। इन्हें कोको ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है, अथवा क्या किया जाता है? ये कोको उत्पादन और निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। कोको निर्यात, उत्पादन, संग्रहण और निर्यात। तो 3 बात ध्यान रखनी है। क्या? कोको उत्पादन, कोको उत्पादन, संग्रहण और निर्यात की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। इसलिए इन तीनों क्षेत्र को कहते हैं कोको ट्रायंगल अथवा कोको त्रिभुज। तो यह क्षेत्र कोको त्रिभुज के रूप में जाना जाता है। कौन कौन सा क्षेत्र है? तो कुमासी, सेकोंदी टाकोरेंदी, कुमासी, सेकोंदी टाकोरेंदी और आक्रा, यह क्षेत्र कहलाता है क्या? तो आप कह सकते हैं यह कोको ट्रायंगल अथवा कोको त्रिभुज के रूप में जाना जाता है। अब अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी जो है, इस नदी की बात की जाए तो इस नदी का नाम है नील नदी। अत्यंत महत्वपूर्ण नदी है और थोड़ा सा इस पे डिस्कशन करते हैं हम लोग। तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है नील नदी और इस नील नदी के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। ठीक, चलिए तो हेडिंग लगाइए, कौन सी नदी? नील नदी। कल मैंने बताया था आपसे कि कहां से इसका उद्गम होता है। तो कल मैंने आपको बताया था विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया झील के बारे में। इस विक्टोरिया झील से नील नदी का उद्गम होता है
और जो उद्गम होता है इस नदी को कहते हैं क्या? श्वेत नील नदी। तो विक्टोरिया झील से श्वेत नील नदी का उद्गम होता है। आगे जाकर के इथोपियन हाईलैंड है एक क्षेत्र, इथोपिया उच्च भूमि का क्षेत्र है। क्या है? तो इथोपियन हाईलैंड, इथोपियन उच्च भूमि। इस इथोपियन उच्च भूमि से ब्लू नील नदी आती है और ये ब्लू नील नदी आकर के इस श्वेत नील नदी के साथ मिल जाती है और जहां मिलती है वो है खार्तुम। खार्तुम क्या है? तो खार्तुम है सूडान की राजधानी। तो ये नदी आती है और खार्तुम के समीप मिल जाती है। खार्तुम क्या है? तो खार्तुम है सूडान की राजधानी। ठीक है। आगे एक ताना लेक है और लेक ताना से एक नदी निकलती है, उसका नाम है अतबारा नदी। अतबारा नदी, अतबारा नदी भी इसमें आकर मिल जाती है। अपने अपवाह मार्ग में आगे बढ़ते हुए नासिर झील से होकर के यह नदी भूमध्य सागर में जाकर के मिल जाती है। तो यहाँ एक झील है, इस झील का नाम है नासिर झील और नासिर झील से होते हुए नदी भूमध्य सागर में जाकर मिल जाती है। ठीक है। विश्व की सबसे लंबी नदी है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। जब विश्व की है तो अफ्रीका की भी है। ठीक। नासिर झील से जब ये नदी अपवाहित होती है तो ये झील ऐसी झील है जहां से होकर के 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कर्क रेखा होकर के यहां से गुजरती है। तो कर्क रेखा को एक बार काटती है और नासिर झील के समीप से, नासिर झील के ऊपर से कर्क रेखा गुजर रही है, नासिर झील के क्षेत्र से गुजरती है। इस नदी का जो अपवाह क्षेत्र है यहां पर मिस्र की राजधानी कायरो अवस्थित है। तो इस नदी के कहां पर? दाहिने तट पर, यहां पर है कायरो, ये है मिस्र की राजधानी। और इसके बाएं तट पर अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह है। तो इसके बाएं तट पर क्या है? तो अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह। ठीक। यह नदी सहारा मरुस्थल को ईस्टर्न डेजर्ट के साथ अलग करती है। आप देखेंगे इस नदी के पश्चिम की ओर सहारा मरुस्थल है और इसके पूर्व में है ईस्टर्न डेजर्ट। सहारा मरुस्थल को ईस्टर्न डेजर्ट के साथ अलग करती है। नील नदी बेसिन अफ्रीका महाद्वीप में एक सघन आबादी वाला क्षेत्र है और साथ ही साथ कृषि की दृष्टि से एक संपन्न क्षेत्र भी है। तो अफ्रीका महाद्वीप में यह सघन आबादी वाला क्षेत्र है और साथ ही साथ इस क्षेत्र में कृषि की गहनता वाला क्षेत्र भी है। यहां कृषि कार्य किया जाता है, मुख्य रूप से कपास और चावल की कृषि की जाती है। ठीक है। तो मुख्य रूप से नील नदी बेसिन में, इस नदी का जो बेसिन क्षेत्र है इसमें कपास और साथ साथ में चावल। नील नदी बेसिन क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध कपास उगाई जाती है और यह कपास से बने हुए कपड़ों का अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह से विश्व व्यापार में, विश्व मार्केट में हम कह सकते हैं इसका निर्यात किया जाता है। चावल और कपास का अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह के माध्यम से निर्यात किया जाता है।
साथ ही साथ यहां पर खजूर की कृषि भी की जाती है मिस्र में। तो नील नदी बेसिन क्षेत्र में मिस्र में क्या किया जाता है, तो मिस्र में यहां पर खजूर की खेती भी की जाती है। और जो खजूर की कृषि करते हैं ऐसे किसानों को फिल्लाह कहते हैं। तो खजूर की कृषि करने वाले जो कृषक हैं, इन कृषकों को कहा जाता है फिल्लाह। ठीक, तो खजूर की खेती करने वाले जो किसान हैं वो फिल्लाह कहलाते हैं। नील नदी के बारे में कुछ बातें समरी के रूप में ध्यान रखने वाली क्या हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी है। अफ्रीका महाद्वीप में कहां से, तो हम कह सकते हैं विक्टोरिया झील से श्वेत नील नदी के रूप में उद्गम होता है। इथोपियन उच्च भूमि से निकलने वाली ब्लू नील नदी इसमें कहां पर, तो खार्तूम के समीप आकर के मिल जाती है। तो ये ब्लू नील नदी यहां से निकलती है, इसका नाम यहां लिख लीजिएगा ब्लू नील। ठीक, सूडान की राजधानी खार्तूम के समीप आके मिलती है। अपने अपवाह मार्ग में क्या है, तो नासिर झील से होकर के बहती है। इस नदी के समीप मिस्र की राजधानी क्या है, कायरो है, और इसके मुहाने के समीप अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह अवस्थित है। इस बात को ध्यान रखना है। सघन आबादी वाला क्षेत्र है। इस नदी का बेसिन क्षेत्र में कृषि कार्य किया जाता है, मुख्य रूप से चावल और कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। मिस्र में क्या किया जाता है, तो मिस्र में हमें ध्यान रखना है खजूर की कृषि भी की जाती है, और ऐसे कृषकों को फिल्लाह के नाम से जानते हैं। ठीक, चलिए अब अंतिम जो नदी है, इस अंतिम नदी को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट नदी बची लिम्पोपो नदी। तो आप देख सकते हैं ये है लिम्पोपो नदी। ठीक, तो इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लिया जाए। क्या नाम है, लिम्पोपो नदी। दक्षिण अफ्रीका से इसका उद्गम होता है। कहां से, तो दक्षिण अफ्रीका से उद्गम होता है और हिंद महासागर में मापुतो की खाड़ी में आकर ये निकास होता है। तो इसका निकास कहां पर होता है, हिंद महासागर, और हिंद महासागर में मापुतो की खाड़ी है। इस मापुतो की खाड़ी में इस नदी का निकास होता है। इस इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह नदी अपने अपवाह मार्ग में 1.5 डिग्री साउथ मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो लिम्पोपो नदी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यह अपने अपवाह मार्ग में मकर रेखा को 2 बार काटती है। इसलिए यह नदी हमारे लिए अति महत्वपूर्ण हो जाती है, अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट नदियां थी। इसे घड़ियाल नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो एक फैक्ट है, आप इसे भी ध्यान रखिएगा। क्या कहते हैं इसे, तो इसे अफ्रीका में घड़ियाल